हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? तो आज का टॉपिक है हमारे पास में वेक्टर्स। ये क्लास 11th के लिए, आईआईटी जेई और नीट सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। बहुत अच्छी तरह समझना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वेक्टर्स है क्या और ज़रूरत क्यों इसकी। यानी सबसे पहले ज़रूरत अगर पता होगी तभी तो अपन उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भाई। देखो, अगर किसी को कहा जाए कि भाई आप है ना 2 किलोमीटर दौड़िए, कितना बोला? 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोल दिया। अब वो बंदा कंफ्यूज है कि 2 किलोमीटर किस तरफ दौड़ूं, नॉर्थ में जाऊं, साउथ में जाऊं, या ईस्ट में या वेस्ट में, या और कोई डायरेक्शन में जाऊं। वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, जैसे सपोज वो यहाँ खड़ा है, उसको बोला 2 किलोमीटर जाओ, तो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है ना। तो सो मैनी डायरेक्शंस हमारे पास हो जाएगी। ये तो कमांड जो है प्रॉपर नहीं था भैया ना, जहां हम भेजना चाह रहे थे वहां पर वो नहीं जा पाएगा। तो ऐसे केस में अपन ये देखते हैं, इसके साथ में अगर डायरेक्शन जोड़ दी जाती तो अपन जहां चाहते वो वहीं पहुंचता ना। जैसे कि हम ये कहते कि आप है ना नॉर्थ की तरफ दौड़िए 2 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जहाँ अपन चाह रहे हैं वहीं जा रहा है वो। यानी कि किसी कमांड को अगर प्रॉपरली हमारे को देना है तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ रही है, एक डायरेक्शन साथ में चाहिए। यानी मैग्नीट्यूड तो हो गया 2 किलोमीटर और डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हमारे पास ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि अगर अपन डायरेक्शन उसको देंगे ना तो हमारे पास वो प्रॉपर वहीं जाएगा जहाँ पर हम भेजना चाह रहे हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं हमेशा डायरेक्शन देनी हो। जैसे किसी का टेम्परेचर पूछ लिया, भाई तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, तो उसने कहा अभी मेरा टेम्परेचर तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। पूछा टाइम क्या हुआ, या कितने बजे से कितने बजे तक तुम पढ़े आज, ये थोड़ा सा है ना, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अब आप समझ ही सकते हैं ना। कुछ भी कहे, मैं कौन सा घर जाके देख रहा हूँ। उसने कहा भाई मैं तो सर ना घर गया था और 5 to 7 मैंने बहुत अच्छी स्टडी की फिजिक्स की। ओह मैं खुश, 5 to 6 उसने स्टडी की, यहाँ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 घंटे की पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करी? 2 घंटे पढ़ाई करी, 2 आवर्स। सिर्फ उसको क्या बोलना पड़ा? 2 आवर्स। फिर मैंने कहा चलो भाई तुम मेरे घर आ रहे हो, मेरे पास दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, स्पीड क्या थी तुम्हारी? तो क्या सर मैं बाइक चला रहा था और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यहाँ क्या हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर बोला इसने सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड बोली ना उसने, यानी कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब कोई ज़रूरी हमेशा डायरेक्शन दें। जैसे मैंने किसी को कहा कि भाई जाओ आप है ना 2 किलो एप्पल ले आओ। अब 2 किलो एप्पल, इसमें कहाँ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है? तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन देनी ही पड़े। तो यहाँ पर 2 चीज़ें समझ में आ रही है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको डायरेक्शन चाहिए, कुछ होती है जिनको नहीं चाहिए। जैसे बोला कि भी टेम्परेचर का वेरिएशन कितना आ रहा है भाई, कि सर कल और आज में 2 डिग्री का वेरिएशन है। तो 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट, जो भी वो कहना चाहे, है ना। जो वो वेरिएशन जो आ रहा है उसको अपन ने क्या है कि डिग्री में काउंट कर लिया, यहाँ डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो किसी ने कहा कि मैंने कहा भाई ये तुमने जो क्वेश्चन है कितनी देर में किया? तो उस बच्चे ने कहते सर मैंने 5 मिनट्स में किया। अब 5 मिनट्स के साथ में कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं, जहाँ कुछ में नहीं दे रहे। यानी कि 2 चीज़ें निकल के आ रही है मेरे पास में। कौन सी टॉपिक है? वेक्टर्स। ज़बरदस्त टॉपिक। 2 चीज़ें निकल के आई है इसके अंदर। एक तो आई जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल रहा था, उसको तो अपन बोलेंगे स्केलर्स। ठीक है, और जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ठीक है भाई, तो स्केलर्स और जो वेक्टर्स है ना, तो यहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटीज है उसके बारे में बात करनी है। तो देखो बच्चों, जहाँ पर सिर्फ ओनली उसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड नीड टू एक्सप्रेस, इसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। यहां पर क्या चाहिए? यहां मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए भैया, लेकिन साथ में क्या चाहिए? इसमें डायरेक्शन चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जहां पर कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटीज है? अभी बताया था,
पढ़ने वाली बात पूछी ना, टाइम हो गया है ना। और बताइए, और कौन कौन सी, स्पीड के बारे में बात की थी अपन ने, स्पीड है, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बारे में बात की, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे वर्क है ना, कितने जूल काम किया, ठीक है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, 5 जूल 2 जूल कुछ भी हो। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब बताओ कौन कौन सी, जैसे कि मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। ये बात देखो आप, यहाँ पर डिस्टेंस इस तरफ आ जाएगा, जैसे डिस्टेंस है, मैंने पूछा भाई तुम बताओ अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, तो उसने कहा सर 200 किलोमीटर कवर करेंगे। लेकिन वापस आगे आए तो कितनी डिस्टेंस कवर की, फिर भी 200 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी कवर की हुई, 400 किलोमीटर। अच्छी बात है भाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहाँ से गए थे, शुरू हुए थे ना, वहीं पर वापस पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो वेक्टर ऐसी चीज़ है जहाँ पर डायरेक्शन साथ में ज़रूरी होती है ना, तो जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पर आ गए ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया। कुछ और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है। एक और आ जाएगा वेलोसिटी, और क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक्सीलरेशन, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है हमारे पास में, वेक्टर्स क्वांटिटी है, और ये स्केलर्स क्वांटिटी है, ठीक है। साथ साथ नोट करना जरूरी भाई, नोटबुक ले लो साथ के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो हमें पता चल गया, थोड़ा कुछ और भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में ना। क्या पढ़ना चाह रहे हैं भाई, कि अगर हमें स्केलर क्वांटिटी है ना, उसके बारे में स्टडी करें, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से ये क्या होती है, पूरी चेंज हो जाती है। इट चेंजेस इफ ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंज, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इट चेंजेस, ये कैसे चेंज होती है, दो तरह से होती है ना, कि भी अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि 2 किलोमीटर मैंने बोला नॉर्थ की तरफ जाओ, ठीक है, या बोल दूं मैं कि भी आप ईस्ट की तरफ जाओ, तो दो अलग अलग चीज़ें बन गई ना। तो इसलिए अपन कह सकते हैं भले डायरेक्शन चेंज करो, भले मैग्नीट्यूड चेंज करो, भले दोनों ही चेंज कर दो, तो हर स्थिति में इसको वेक्टर को बदलने के लिए डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी चाहिए। इट चेंजेस इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कोई भी एक चेंज हो जाए, ठीक है, और बहुत, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। बट इसके अंदर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो ये चेंज हो जाती है, करेक्ट, क्लियर। अब बेटा इसमें क्या है कि थोड़ा सा और समझो कि भाई अगर मैं इसको स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना चाहता हूं, तो एडिशन लॉ क्या होता है, सिंपल एडिशन अप्लाइड। सिंपली जो हमारे पास आज तक जो करते आए ना एडिशन, वही यूज होंगे, जैसे 2 + 3 5 होता है ना, उस तरह से। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ वेक्टर्स के पार्टिकुलर लॉज होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि वही वेक्टर हो सकता है जो उन वेक्टर्स के लॉज को फॉलो करे। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है ना। इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ के आए हो, पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। उसमें क्या डायरेक्शन होती कि नहीं होती है, होती है। बट वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक, ये थोड़ा सा आपको समझ में कम आया होगा ना। इलेक्ट्रिक करंट अपन स्केलर में ले रहे हैं, वेक्टर में नहीं ले रहे, क्योंकि ये वेक्टर्स के जो एडिशन लॉज होते हैं ना, उसको फॉलो नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर वही होगा जो वेक्टर एडिशन लॉज, क्या क्या लॉज होंगे वो बताएंगे बाद में। लॉज मस्ट बी फॉलोड, यानी कि वेक्टर के जो है ना एडिशन लॉज फॉलो होना ज़रूरी है, उन्हीं को अपन वेक्टर्स की कैटेगरी में ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं आपको तो पता है, आप डायरेक्शन बड़ा आराम से बनाई थी, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे यूँ घुमाया था, ठीक है ना। बट
आप कह रहे हो सर वहाँ डायरेक्शन थी फिर भी अपन इसको स्केलर में क्यों? बिकॉज वो जो है ना वेक्टर के एडिशन लॉज होता है वो फॉलो नहीं करती है, यानी कि वेक्टर कोई क्वांटिटी है इस बात के लिए वेक्टर का एडिशन लॉ भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में समझ में आ रहा है आपको क्या होती है स्केलर्स? स्केलर्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ हमारे को मैग्नीट्यूड चाहिए और इसके अंदर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। बड़ा आराम से आप बता सकते हो कि भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन दोगे तो वेक्टर बन जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, वो स्केलर रहेगा। ओनली मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड ओनली, ओनली शब्द लिखा देखो साथ में, ओनली लिखा ना तो उसमें वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नोट करो जल्दी से। अब देखो बच्चों यहाँ पर अब आएगा भी वेक्टर्स तो ठीक है, स्केलर और वेक्टर समझ लिए। अब रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो भाई जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q और बीच की तो डिस्टेंस है ना वो 4 मीटर है। तो अगर मैं सिर्फ 4 मीटर कहता हूँ ना P से Q, तो इसको बात को रिप्रेजेंट कैसे कहूँगी, वर्ड साथ में आ रहा है P to Q। अगर मैं PQ बोलता हूँ खाली या QP बोलता हूँ और 4 मीटर ही बोलता हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो क्या हो गया वो स्केलर है। लेकिन P से Q बोला हमने, P फ्रॉम P to Q बोला 4 मीटर, इस बात को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, कैसे अपन को पता चलेगा ये लिखी हुई चीज़ वेक्टर है? तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ PQ लिख दो और इसके ऊपर एक है ना स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक एरो बना देंगे। इसका मतलब P से Q, ये इसको बोलेंगे अपन हेड, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, टेल। ठीक है भाई, और डायरेक्शन क्या मिली, P से Q। अब तो 4 मीटर क्या है ओनली, तो हमारे पास 4 मीटर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये विद डायरेक्शन है और ये हमारे पास में ओनली मैग्नीट्यूड काउंट होता है, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर आपको इसमें QP लिख दिया सपोज आपने, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, चेंज होगी ना, तो QP वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ PQ, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो आप एक दूसरे के दोनों क्या हो गए, QP वेक्टर और PQ वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर हो गए। ठीक है भाई, इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लो भाई कि 4 मीटर ओनली का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब अगर आप इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, PQ वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है तो स्मॉल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 मीटर, और स्मॉल ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, PQ वेक्टर को। और QP वेक्टर अगर लिखना चाहो इस केस में तो क्या बन जाएगा, माइनस ए वेक्टर बन जाएगा। ये इसका वेक्टर का प्रेजेंटेशन है। एक आप एरो लिखो, उस एरो के ऊपर क्या, जहाँ ये हेड होगा ना तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना, P से Q है तो Q के ऊपर ये रहना चाहिए ये एरो, तो इसको अपन हेड और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ध्यान रखिए आप, इसको कॉपी करो जल्दी से। हो गया भाई कॉपी। अब देखो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के साथ में इसको बात करते हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q के बारे में। तो दो चीज़ें निकल के आएगी यहाँ पर, एक तो आएगा पोजीशन वेक्टर और एक आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे क्योंकि प्लेन की बात कर रहे हैं ना अपन, ये टॉपिक किस में आता है, वेक्टर्स किस में आता है टॉपिक, मोशन इन प्लेन, यस, मोशन इन ए प्लेन। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हमारे पास में x और ये हमारे पास में y, तो प्लेन के अंदर भी पढ़ेंगे वेक्टर को और स्पेस के अंदर भी पढ़ेंगे, यानी 2D और 3D दोनों में पढ़ना है हमारे को इसको ना। तो x एक्सेस और y एक्सेस है, ये 2D की बात ही कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हमारे पास में एक पॉइंट है P, ये वाला, और एक पॉइंट ले लो आप इसके अंदर Q, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो अगर मैं P की पोजीशन O के रेस्पेक्ट में बताता हूँ तो देखो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, अब P की पोजीशन अगर ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में पता करूँ या Q की पोजीशन भी O के रेस्पेक्ट में पता करूँ तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर क्या होंगे, इसके पोजीशन वेक्टर्स होंगे। और अगर मैं PQ को ज्वाइन करता हूँ तो P से Q पार्टिकल चला ना, P पॉइंट पे था और Q पॉइंट पे चला गया सपोज, तो ये PQ वेक्टर जो आएगा ना ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो हो जाएगा क्योंकि P से Q डिस्प्लेस हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर कह देंगे इसको। और ये ओपी वेक्टर जो आएगा ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। इसको भी क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर। कौन कौन से हो गए पोजीशन वेक्टर, एक तो ओपी वेक्टर हो गया और एक ओक्यू वेक्टर हो गया। बच्चों देखो थोड़ा इसको डिफाइन करना पड़े ना, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन शो करे, ठीक है ना। इट शोज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। ओरिजिन क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको अपन ओरिजिन कहते हैं, एक्स और वाई, यहाँ से ना ये ओरिजिन है। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, अब ये ओपी वेक्टर क्या शो कर रहा है, पी की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, तो ओपी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसी तरह से ओक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हो जाएगा, पक्का। इस तरह से अपन देखते हैं। अब वो पार्टीशन कहाँ से चला था, जैसे मैंने किसी को कहा तुम पी पे खड़े थे, चलो क्यू तक चले जाओ, तो अभी पी पे खड़े थे, ये तो अधूरी जानकारी हुई ना। वो कहाँ खड़े था, जैसे एक्स एक्सिस से हो सकता है 2 मीटर, यहाँ से हो सकता है 5 मीटर, तो कोई इनके कोऑर्डिनेट होंगे ना उसके। तो हमारे पास में इस तरह से इसकी पोजीशन अगर शो कर लेते हैं ना अपन अगर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसी तरह से क्यू का पोजीशन वेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है भाई। तो पोजीशन वेक्टर और दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो जाएगा मेरे पास में P से Q का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख देंगे, ठीक है भाई। जल्दी से लिखो, देखें इसको। अब इसके बाद में दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। एक तो है मेरे पास में वर्ड पोलर वेक्टर्स, और एक है मेरे पास में एक्सियल वेक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पर पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स दो टर्म आई है मेरे पास में। पोलर वेक्टर्स किसको कहेंगे और एक्सियल वेक्टर्स किसको कहेंगे। तो देखो भाई, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना, जैसे इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट भाई तू कटवाए हो, तू कहाँ से है, तो उसको अपन क्या होगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, पोलर वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट, या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट, या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ए से बी, या इधर से उधर, इस घर से मेरे घर, है ना, या इस रूम से इस रूम, ये बिल्कुल जो सीधी डिस्टेंस और जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो बात आ गई, जैसे डिस्प्लेसमेंट को समझ लो आप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होता है, ठीक है ना। और दूसरा एक और देख लो आप, फोर्स है, जैसे फोर्स के अंदर भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, पता होता है, ठीक है ना। और वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी ले लो, बिल्कुल वेलोसिटी, है ना, काफ़ी एग्जाम्पल हो गए। अब एक्सियल वेक्टर में कहानी कैसा है, आप एक फील करो पंखे को चलता हुआ, पंखा चल रहा है ना रूम के अंदर, पंखे को चलता हुआ कैसे चल रहा है, उसकी ब्लेड्स के ऊपर एक पॉइंट मार लगा दो ना, और वो पॉइंट ऐसे यूँ घूम रहा है, यूँ घूम रहा है, पता चल रहा है ना, ऐसे घूम रहा है पंखा, और ऊपर उसकी क्या है, एक बीच वाली डंडी। इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अपन लेते हैं ना कि धागे से पत्थर बांध के घुमाते हैं ना, उसको भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर किस में लेंगे, एक्सियल वेक्टर्स में लेंगे। अब एक्सियल वेक्टर में क्या क्या कहानी होती है भाई बताओ, सोचो आप। एक तो इसको धागे को घुमा रहे हो और एक इस तरह से कर रहे हो, तो इसके अंदर एक्सियल वेक्टर्स के अंदर क्या होता है, वेक्टर्स रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स रोटेशनल, घूमना ना,
रोटेशनल इफेक्ट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर्स बोलेंगे। अब रोटेशनल इफेक्ट होगा ना, तो क्या कहानी चलेगी इसके अंदर। सो पंखे को फील करो, मैंने क्या कहा, पंखा चल रहा है, एक धागे से, है ना, पत्थर बांध के हम घुमा, तो भाई ये वेक्टर लगेगा किधर, है ना, तो रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट पहली बात तो। और ये देखो इस तरह से, यहां पर दो फिगर बना रहा हूं, यहाँ पर दो फिगर क्यों बन रहे हैं भाई, यहाँ थोड़ी कहानी चेंज करूँगा। एक की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर दिमाग के अंदर आ रहा है भाई एक पंखा कैसे घूम रहा है, दूसरा पंखा उल्टा भी घूमता है कभी नहीं, लेकिन हम हाथ से ऐसे घुमाते घुमाते डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे चेंज करते नहीं करते हैं आप, चेंज करते हैं। तो अब उसके अंदर क्या करना है बेटा, एक्सियल वेक्टर्स किसको कहेंगे, ये हमारे को देखना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास पहली बात तो क्या हो गई कि रोटेशनल इफेक्ट, और किसके अलोंग लगेंगे, एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वर्ड आप ध्यान रखो भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो पंखा, जो ऐसे अपन पंखा चल रहा है ना, तो जो रॉड है उसका वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसी तरह से हो गया ना रॉड। अब ये एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और एक डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रख लो, यहाँ पर ना राइट हैंड स्क्रू रूल लगता है, कहाँ क्या बोलूँ, राइट हैंड, ये फॉलो करेगा भाई ना इसको, स्क्रू रूल। ये क्या होता है बेटा, जैसे ना राइट हैंड स्क्रू को ऐसे राइट हैंड साइड घुमाते हैं ना ऐसे, तो आगे बढ़ रहा है, यानी कि अगर ऊपर की तरफ जाना है तो कैसे चलेगा वो, ये वाली डायरेक्शन ना, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ऐसे ऐसे चलना क्या होता है, घड़ी की डायरेक्शन होती है, उल्टी होती है, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। कैसे लेते हैं, ये ऐसी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन है ना इसका, तो हमारे पास एक्सियल वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला, इसको बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। और ये क्या होगा, रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस होगा, रोटेशन एक्सिस, और ये एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो, अगर आपने घुमाते घुमाते जैसे धागे से पत्थर बांध के घुमा रहे हैं ऐसे, और फिर ऐसे उल्टा कर लिया, है ना, तो ऐसे कंडीशन में अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, अगर ये कैसे क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज, और ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस कंडीशन में देखो आप ऐसे है ना, स्क्रू को ऐसे खोल के देखो ना, ऐसे खुलता है, नीचे की तरफ आएगा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा एक्सियल वेक्टर, डाउनवर्ड्स होगा ना ये वेक्टर, और इसमें क्या होगा, अपवर्ड्स होगा, ये आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। और ये क्या होगा, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है भाई। इस तरह से एक्सियल वेक्टर्स और ये पोलर वेक्टर्स, दो तरह के वेक्टर्स पढ़े अपन ने। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या पता होगा ना, पता नहीं होता ना, उसमें पूरा राउंड राउंड चल रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं कर सकते, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं कर सकते ना, इसलिए अपन इसको किस में काउंट करेंगे, एक्सियल वेक्टर्स के अंदर और काउंट करेंगे। और डायरेक्शन कैसे देंगे अपन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। क्लॉकवाइज होगी तो डाउनवर्ड्स, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो अपवर्ड्स। इसको कौन सा रूल बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये अब इसको फॉलो करेगा। करेक्ट भाई, एनी डाउट, ये दोनों चीजें अच्छी तरह से पढ़ लो भाई। हाँ, इसको आगे और डिटेल में पढ़ते रहेंगे, फिलहाल अपन को इंट्रोडक्शन लेना है इसका। इसके एग्जाम्पल भी दूँ क्या, जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल जगह देखो, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, क्योंकि एंगल में चेंज हो रहा है यहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी पता नहीं है भाई इसका ना। तो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सारे कौन से वेक्टर्स होते हैं, एक्सेल वेक्टर्स होते हैं। और पोलर में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इन सब में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है। इसके अंदर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता नहीं चलेगा, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे, एक्सियल, और इसको क्या बोल देंगे, पोलर। क्लियर हो गया भाई। ना बच्चों, ये दिख रहे हैं क्या आपको,
इधर लिख देता हूँ। इसके एग्जांपल्स भी, बिना एग्जांपल तो कैसे पता करोगे ना। चलो क्या क्या एग्जांपल होंगे इसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। और क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ले लो। और क्या हो गया भाई? टॉर्क। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना। और अपन चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और चीज़ें सीखते रहेंगे। बस ये पोलर वेक्टर्स और एक्सेल वेक्टर्स, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह जानकारी। पहले मोटा मोटी बात क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता है। अब पंखा घूम रहा है, आपको क्या पता है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कहाँ है? वो रुकने पर अलग बात है, वो छोड़ दो उसको ना। तो यहाँ पर अपन एक्सेल वेक्टर की बात कर रहे हैं और इसमें के अंदर पोलर वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब अपने पास में आता है अगला स्टेप, इक्वल वेक्टर का। देखो भाई, इक्वल वेक्टर्स की कहानी कैसी है, लिखते रहो भैया ना। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि उनको इक्वल वेक्टर तभी कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी अपन उसको इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। अदरवाइज अपन इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते, ध्यान रखेंगे। इक्वल वेक्टर का मतलब जब इक्वली बोल दिया, मैंने अपने वेक्टर्स में बताया था आपको, अगर कोई दूसरा वेक्टर निकालना है ना तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर लो, एक और वेक्टर बन जाएगा ना, नया वेक्टर बन जाता है। वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन अपन। तो फिलहाल अपन इक्वल वेक्टर्स की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास में ए वेक्टर है और ये हमारे पास में बी वेक्टर है, ठीक है भाई। और इसमें बात क्या, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा जो है ना इसके अंदर कितना है, 0 डिग्री है। बीच में दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, दोनों आपस में पैरेलल होंगे, है ना। अब थीटा 0 आ गया, एक कहानी तो पता चल गई कि भी डायरेक्शन सेम हो गई। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड, ये क्या वर्ड दिया मैंने, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी लेंथ है उसकी, उसको उसका क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ये इस तरह से, ये सिर्फ क्या होती है, कितनी लेंथ है ना, यानी कि सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, है ना। मैग्नीट्यूड के अंदर ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो अपन उसको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, अदरवाइज उसको इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते। यस, ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें नोट करो, चला नोट करते रहो फटाफट। इक्वल वेक्टर के बाद एक साथ में और पढ़ लो, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं ना, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास में ये ए वेक्टर है और ये दूसरा हमारे पास में बी वेक्टर है, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या कर दिया, सेम कर दिया, बट डायरेक्शन, खेल तो सारा डायरेक्शन का ना, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री ना, 180 डिग्री इसको हटा, 180 डिग्री हो गया। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर को इक्वल करेंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहते हो। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव और बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव, इस तरह। हाँ बच्चों, अब एक और है यूनिट वेक्टर। देखो भैया, यूनिट वेक्टर का सीधा सा हिसाब किताब है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है भाई। मीन्स इसका एक स्पेशल नोटेशन भी होता है, ऊपर किसी भी वेक्टर में एरो की जगह कैप लगाते ना, तो वो कैप किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनिट वेक्टर का। जैसे हमारे पास कोई ए वेक्टर है, इसके अंदर इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये हमेशा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, यूनिट वेक्टर का जो नोटेशन है वो ए कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड देखो,
ए कैप में दो चीज़ें आएगी यहाँ पर। ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्शन किधर होगी भाई, डायरेक्शन कोई और होगी या सेम होगी, डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर, जिसका यूनिट वेक्टर लिखा ना उसी की डायरेक्शन के अंदर ये होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1 होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कोई भी वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर बोल देंगे। और निकालना पड़ जाए तो उस वेक्टर के अंदर उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिट वेक्टर होगी। तो यूनिट वेक्टर अगर आपको दे रखा है, इसका मतलब ये हमने फाइंड कर लिया है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छी तरह समझ लो बेटा इसको। नेक्स्ट अपन लेते हैं कॉपी करो जल्दी से भाई। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, कोलिनियर वेक्टर का। तो दो चीजें हैं, एक तो कोलिनियर और एक कोप्लेनर। तो देखो भाई, कोलिनियर वेक्टर्स, यहां पर देखो इस वर्ड को देख करके ये लगता है कि एक ही लाइन के ऊपर होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना अच्छी तरह से। जैसे हमारे पास में ये कोई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है ये ए वेक्टर, इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर है ये बी वेक्टर। दोनों एक लाइन में नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना इसको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे इसको पैरेलल कितना भी नीचे ला सकता हूँ मैं, ये ध्यान, इसको कितना भी मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक लाइन में ये तो आ जाएंगे ना। कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर को पैरेलली कितना भी डिस्प्लेस ऊपर या नीचे अपन या उसी डायरेक्शन में ऊपर नीचे या इस तरह डिस्प्लेसमेंट अपन ले सकते हैं। तो अब ए वेक्टर और ये बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे एक सी वेक्टर ले लिया मैंने, मैग्नीट्यूड भी उसका डिफरेंट है, थोड़ा सा सीधा सीधा बन जा, ये हो गया सी वेक्टर। अब इन तीनों की क्या कहानी है वो समझिए, तीनों को लीनियर होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड करना है भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर में तो दिमाग में सेट हो गया, लेकिन ये सी वेक्टर के बारे में कहानी कैसे सेट होगी। तो बच्चों एक बात सुनो, ए वेक्टर किसके पैरेलल है, इस लाइन के, बी वेक्टर इस लाइन के, और सी वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, एक लाइन के कोलिनियर वेक्टर होंगे, यानी ये सारे वेक्टर एक लाइन के पैरेलल है, इसलिए इन सबको अपन क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोल देंगे। मींस ये वेक्टर्स क्या होना चाहिए, आपस में पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये वर्ड देखो आप, या तो पैरेलल हो जाए या फिर एंटी पैरेलल। मींस थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री या फिर थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री। इन दोनों ही केस के अंदर क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर वेक्टर काउंट होगा। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू ए फिक्स्ड लाइन, जो है ना लाइन है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है भाई, ऐसे लगा दो। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही केस के अंदर अपन उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोल देंगे। करेक्ट भाई, लिखो फटाफट, हाँ लिखने में थोड़ा तेज रहो। और कोप्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, कोप्लेनर में क्या हो जाएगा, वेक्टर्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे हमारे पास दो रॉड्स अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और दोनों रॉड्स को अपन ने फर्श के अंदर रख दिया है, तो दोनों क्या हो जाएगी, भले किसी भी एंगल पे रख दिया हो, है ना, यहाँ पैरेलल का कंसेप्ट नहीं है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कोप्लेनर बोल देंगे। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन का पार्ट है ना, एक प्लेन का तो पार्ट है ही है। प्लेन तो क्या होता है, बहुत फैला हुआ होता है ना, बहुत इन्फिनिटी तक फैला होता है, लेकिन बोर्ड उसका एक पार्ट कह सकते हैं। तो अगर ये प्लेन है तो हमारे पास में ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास इस तरह से अगर बी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या होंगे, कोप्लेनर, यानी कि वेक्टर्स विच lie in a plane called coplanar, ठीक है। बट कोलिनियर का कंसेप्ट अलग है। कोलिनियर में क्या होना, या तो पैरेलल होना चाहिए एंटी पैरेलल होना चाहिए।
यहाँ ऐसा कुछ नहीं, किसी भी एंगल पे, लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे बोर्ड पे मैंने इसको बनाया, बोर्ड पे इसको बनाया, तो दोनों क्या, जैसे ये मार्कर है, एक दूसरा पेन अगर इधर लगा देता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं लगा के बता देता हूँ आपको, जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ ये क्या होंगे, ये होंगे कोप्लेनर, क्योंकि दोनों इस बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट हो रहे हैं ना, इस वजह से। वैसे तो थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल करके बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ 2D की बात की है मैंने। तो कोप्लेनर का मतलब जैसे 3D में भी अगर बात करें ना, वो आगे की बात होगी, तो नेक्स्ट बात करेंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा कि भी एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए, उसको अपन क्या बोल देंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोल देंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो को इनिशियल और को टर्मिनल, यहाँ पर भी दो बातें आ रही है, को इनिशियल वेक्टर्स और को टर्मिनल। एक तो है मेरे पास में को इनिशियल वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक होंगे हमारे पास में को टर्मिनल, यानी कि जो जहाँ मिलते हैं ना वो पॉइंट सेम होने चाहिए, उनको को टर्मिनल बोल देंगे। इसकी क्या बात हो गई, इनिशियल पॉइंट इज सेम। इसमें क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट जहां मिलते हैं ना आगे आकर के, जहां मिलेंगे, इज सेम। ठीक है भाई। जैसे कि यहां से ये हमारे पास में एक वेक्टर यहाँ से निकला, यहीं से ये निकल गया, यहीं से ये निकल गया, यहीं से इस तरफ निकल गया, छोटा बड़ा की बात नहीं है, बस ये है को इनिशियल होना चाहिए। ठीक है, एक ही पॉइंट से निकल रहे सारे। और ऐसा है को टर्मिनल में क्या होगा, सब एक ही जगह आके एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं ना, इसको अपन क्या बोल देंगे, को टर्मिनल बोल देंगे। बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह से, इनको अपन क्या बोल देंगे, को टर्मिनल बोल देंगे। सब एक जैसे एक जगह आके मिल रहे हैं, इसलिए अपन इनको को टर्मिनल, और ये निकल एक जगह से रहे हैं, इसलिए अपन को इनिशियल बोल देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब हमारे पास आता है जीरो वेक्टर, काफ़ी लेट आया है ना। ओके, हाँ कैसा जीरो वेक्टर तो पहले पढ़ाते। अरे भाई जीरो वेक्टर क्या कहानी कह रहा है वो उसको समझो अच्छी तरह से। जीरो वेक्टर, जैसे भी देखो जीरो वेक्टर में, जैसे सिंपल बात करते हैं ना, 5 में से 5 अगर अपन ना माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, 0 मिलता है ना। उसी तरह से एक वेक्टर में से अगर दूसरा वेक्टर माइनस किया जाए तो क्या मिलेगा, सोचो। एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए ना। देखो आप, जैसे ए वेक्टर है या ए बी वेक्टर कह दो आप, इसमें से ए बी वेक्टर ही माइनस किया जाए तो अब रिजल्ट क्या लिखें इसके अंदर, ऐसी कंडीशन में क्या करें बताओ। जीरो वेक्टर एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वाली बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए किसी एक पॉइंट से और घूम के ऐसे करके वापस यहीं पर आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, फटाफट बोल दे सर जीरो, सर जीरो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हुआ है ना। जैसे देखो ए और ये बी और ये वापस ए पे आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए पे आते ही कितना बन गया, वापस जीरो बन गया ना। लेकिन जीरो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, यू नो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें डायरेक्शन कहाँ दिया आपने, तो हमारे को किसकी जरूरत पड़ गई, उसकी डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ गई, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, जीरो वेक्टर बोल देंगे। और किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को अगर माइनस किया जाए तो भी हमें क्या मिलता है, जीरो वेक्टर मिलता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारा ओरिजिन बनाते हैं ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। ओरिजिन को अगर वेक्टर्स नोटेशन देना हो तो क्या काउंट होगा, ओरिजिन की लेंथ कितनी होती है, जीरो होती है ना, बट वेक्टर तो हो सकता है ना, तो उसको तो जीरो वेक्टर अपन डिफाइन कर सकते हैं। और भी अपन सोचो, देखिए जैसे वेलोसिटी है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रही है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस केस में आपके एक्सेलरेशन कितना होगा। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना होगा, जीरो पक्का। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन अधूरी हो गई भाई। देखो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी, लेकिन यहाँ पर जीरो ये डायरेक्शन दोगे कैसे, तो अपन उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो। ये कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर। जीरो वेक्टर का बढ़िया एग्जांपल है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, यानी कि जीरो वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी बताओ, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है ना, जिसके साथ कनेक्ट होता है उसी की डायरेक्शन मिल जाती है। अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, जैसे ए से बी की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ देगा, बताओ कहाँ देगा, ए से बी ही देगा। यानी जो डायरेक्शन जहाँ से वो मिल रहा है उसी की डायरेक्शन अडॉप्ट कर लेगा ना। जीरो वेक्टर आर्बिट्री डायरेक्शन शो करता है, ये आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो जीरो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, किसी वेक्टर में से अगर उसी वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्टेंट जो आता है जीरो वेक्टर आता है। इस तरह देख लो, कांस्टेंट वेलोसिटी है जैसे, उसका बढ़िया एग्जांपल है ये। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। बट जीरो तो नहीं कह सकते ना अपन, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। अब जीरो वेक्टर के बाद में किसी भी वेक्टर को अगर किसी कांस्टेंट से ना स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर बोल दें, रियल नंबर बोल दो, स्केलर क्वांटिटी बोल दो। रियल नंबर कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब देखो भाई क्या होगा, सपोज हमारे पास में ये ए वेक्टर है, ठीक है भाई। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगी, लाइन तो सीधी बन रही भाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर। क्या देखा आपने, मैग्नीट्यूड उसका जितना यहाँ मल्टीप्लाई किया ना उतना मल्टीपल हो जाएगा। अगर हाफ से करता तो हाफ से यहाँ बना देते हैं, आधा ही रह जाता। इसको अपन क्या कर देंगे, 1/2a वेक्टर बोल देंगे। इसी तरह 1/3 या कोई भी। लेकिन अभी भी है ना, एक बात दिमाग में आ रही है कि यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि भी पॉजिटिव से करेंगे, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है, तो नेगेटिव भी तो रियल नंबर होता है भाई। सपोज अगर मैं -2 से करता हूँ तो क्या होगा, ये थोड़ा सा सीधी लाइन बना लेते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास -2a वेक्टर किया, यहाँ पर क्या एरो नहीं बनाया अभी मैंने, बताओ किस तरफ होगा, जल्दी बताओ, उल्टी डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड तो उतना ही मल्टीपल हो जाएगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो डबल हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसी दे दी, इस माइनस की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन दे दी, ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से -12 से करते तो आपने क्या होता, यहाँ बना दूँ, बना सकते हैं, ये -12, ये लो भाई, मैग्नीट्यूड किसका हाफ हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या मिल गई, ऑपोजिट डायरेक्शन मिल गई। इसको यहाँ बना दो, भले मैंने बताया था वेक्टर को पैरेलली रिप्लेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लो। अगर किसी वेक्टर को अगर अपन रियल नंबर यानी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इफेक्ट पड़ता है किस पे पड़ता है, डायरेक्शन पर भी पड़ता है और मैग्नीट्यूड पर भी पड़ता है। जैसे डायरेक्शन के ऊपर तो क्या पड़ेगा, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी हुई ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। एक तो डायरेक्शन की बात ये हो गई, मैग्नीट्यूड की बात ये हो गई कि भी जितना, जैसे 2 है तो उसका डबल हो जाएगा, 3 होता तो ट्रिपल हो जाता, 1/3 होने पर अपॉन 3 कर लो, है ना, 1/3 हो जाएगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा। यानी जैसे ही वो स्केलर क्वांटिटी होगी उसके रेस्पेक्टिव उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है स्केलर क्वांटिटी कैसी है। पॉजिटिव हुई तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव होने पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। 2 हुआ तो इंटू डबल हो जाएगा, 3 होने पर ट्रिपल हो जाएगा, 5 होने 5 टाइम्स हो जाएगा, 1/5 होने पर 1/5 हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा वो क्वांटिटी कैसी है, ठीक है भाई। अब बच्चों देखते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ध्यान से देखना भाई। तो एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर।
यहाँ पर एंगल मैंने बनाया है इसका 45 डिग्री। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये वेक्टर और एक वेक्टर हम यहाँ बना देते हैं ऐसे। ये एंगल मैंने बनाया सपोज 120 डिग्री। ठीक है भाई, इस तरह से एक और फिगर बना देते हैं आपके लिए। ध्यान से देखना अच्छी तरह से, ये एंगल जो है ना, ये सपोज टू आपके हो गया 70 डिग्री ले लें, 70 डिग्री हो गया। अब हमारे को इसका कोई नाम भी तो दे दें, बी है, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, ई वेक्टर और ये एफ वेक्टर दे दीजिए, दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दें। अब इन तीनों केस के अंदर हमारे को एंगल थीटा यानी वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। कंसेप्ट समझना अच्छी तरह से भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सीधी सी बात है कि हमें तो एंगल बता दो आप बस। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना मैं यहाँ 45 डिग्री लिख दूँ। ठीक है, यहाँ मेरे दिमाग में आ रहा है अरे ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब पहले से यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री और यहाँ 70 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। तो बिना लॉजिक के तो क्वेश्चन नहीं बना होगा ना। यहाँ पर क्या पूछा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो देखने में तो कितना दिख रहा है, ये 120 डिग्री लिख दो, ये 70 डिग्री लिख दो और ये 45 डिग्री लिख दो। दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है भी, इस 11th क्लास में आकर के यूँ दिखने वाली चीज़ सीधी यूँ आंसर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ना। तो देखो भाई यहाँ लॉजिक क्या है, आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स बी सिंसियर, ध्यान रखना, एंगल बिटवीन टू टेल्स और टू हेड्स, बस इतना ही देखना है। दोनों टेल्स या हेड्स के बीच का एंगल काउंट होता है बच्चों। जैसे अब यहाँ एंगल पता करना है, दिखने में तो 120 डिग्री है भाई, बट ये काउंट नहीं होगा, इसको आगे बढ़ा दो। अब आप आगे बढ़ाओगे ना तो आपको पता ही है, वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से ना, थोड़ी सीधी लाइन भी है ना, ये सी वेक्टर ना यहाँ पर आगे आकर भी सी वेक्टर ही रहेगा ये। ठीक है, इसकी जगह थोड़ी सी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको आगे शिफ्ट कर दिया, अब ये क्या हो गई, हेड तो इसका यहाँ आ गया, टेल यहाँ रह गई, और ये इसका हेड ऑलरेडी यही था, टेल यही थी। तो एंगल कौन सा काउंट होगा बच्चों, ये वाला, यानी कि थोड़ा डी वेक्टर भैया वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो थीटा ये काउंट होगा इसके अंदर। तो एंगल कितना हो जाएगा, बिकॉज लीनियर पेयर तो पढ़ रखा है ना आपने, ये 120 डिग्री है, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 120 माइनस कर दो 180 में से, तो कितना आ गया भाई 60 डिग्री। बहुत बढ़िया सी छोटी सी कैलकुलेशन बताई मैंने तो। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल काउंट होगा, 120 डिग्री कभी नहीं होगा। इस केस में 120 डिग्री भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं हो सकता, इस फिगर की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इस फिगर के अंदर कितना डिग्री एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, देख लो भाई 60 डिग्री होगा। इस केस में एंगल कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 70 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, दोनों हेड्स या दोनों टेल्स के बीच में। अब इसका एक एप्लीकेशन सीखते हैं ना, कि ये सर इतनी सारी क्या बात कर रहे हैं, देखते हैं एंगल्स क्या क्या हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, सपोज, ध्यान से देखना भाई, जैसे ये ट्राइंगल बनाया ना, मोस्टली तो अपन इक्विलेटरली बना लेते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं इक्विलेटरल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी। अब मेरे को पता करना है, ध्यान से क्लियरली, एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। कहानी समझ में आई क्या है, मैंने क्या पूछा इसके अंदर, एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, बस इतनी सी बात पूछी है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूँ तो थोड़ा सा इक्विलेटरल थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपके, देखते हैं, क्योंकि आपको पता होता ना उसके बारे में। तो जैसे ये ले लिया, नहीं तो मेरे को एंगल लिखना पड़ता अभी। इक्विलेटर दिख रहा है, बिल्कुल सोच लो भाई, मैंने कहा तो इक्विलेटर लिया है ना, ए बी और ए सी कह देते हैं ना, तो लिख दो ना, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल
ट्राइंगल। ठीक है भाई, हो गया। अब बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। छोटी क्लास में पढ़ के आए, टिक ठोक दोगे फटाफट, ये लो 60 डिग्री और हो जाएगा रॉन्ग, नंबर आएंगे 0। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ देखना पड़ेगा ए बी वेक्टर यानी ए से बी की डायरेक्शन, ए बी वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर ये ऐसे बी से सी की तरफ। अब एंगल बताना पड़ेगा, अगर 60 डिग्री आंसर दिया तो रॉन्ग, अगर थीटा की वैल्यू आपने बता दी 60 डिग्री तो नंबर मिलेंगे 0। क्यों? क्यों कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, एंगल बिटवीन टू टेल्स या फिर दोनों की हेड्स के बीच में। तो यहाँ तो क्या हो गया, ए बी वेक्टर का ये हेड है, बी सी वेक्टर की ये टेल है, तो ये एंगल काउंट नहीं होगा, तो इसको कर दो शिफ्ट, आगे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो अब बताओ एंगल कौन सा, कैसे क्या काउंट करोगे भाई। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो, लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाओ बेटा। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। अब थीटा कितना काउंट होगा, 120 डिग्री। इसी तरह से बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर का पूछ ले तो भी 120, और इसमें आगे बढ़ेंगे उसी तरह से तो 120 डिग्री आता रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर अलग अलग एंगल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कोई दूसरा ट्राइंगल दे दे, ये इस तरह से दे दे ना, और ये तो इक्विलेटरल का कंसेप्ट है तो इसलिए बता दिया, ये ए बी सी वेक्टर आ जाए और यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो अब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में यहाँ एंगल कितना होगा बच्चों, बताओ बताओ। 30 डिग्री मत बताना भाई, क्या होगा, कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का चाहिए ना, तो इसको क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर दो भाई, चल भाई चल 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 चल। हाँ, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ही लेंगे भैया, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन तो वैसे ही सेम रह रही है, उसी को आगे शिफ्ट किया जा रहा है ना। ठीक है, बिना एंगल के डिस्टर्बेंस किए। तो अब ये वाला एंगल कितना काउंट होगा बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ पर थीटा यहाँ लिख दे नीचे, थीटा मेंशन कर दो, फाई कर दो, थीटा कर दो, कुछ भी कर दो भाई। तो यहाँ थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, है ना। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। दिख तो रहा है भाई ये, यस। थोड़ा ऊपर लिखूँ, चलो बच्चों की डिमांड है सर थोड़ा सा ढंग से। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30 दैट इज़ 150 डिग्री। ठीक है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अच्छी तरह से डिस्कस करना आना ज़रूरी है, क्योंकि जब एंगल ही पता नहीं होगा तो बाकी चीज़ें जो सीखेंगे ना वो कैसे आ पाएगी। ये ध्यान रखना भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या बताया मैंने, एंगल बिटवीन टू टेल्स, यस, टू टेल्स एंड टू हेड्स, बस। हेड और टेल के बीच का एंगल काउंट नहीं होगा भाई, इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ लेना भाई। ठीक है।